अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं, गाड़ी को ठीक से मेंटेन करते हैं, तो सीएनजी वाला जो वर्जन है इस गाड़ी का आपको बहुत ज्यादा फायदा देके जाए। क्या मैं इस Hyundai i10 ग्रैंड नियोस मैग्ना को दोबारा लेना पसंद करूंगा? मेरा जवाब तो ना तो ये मारुति जैसी एकदम वीक गाड़ियां हैं, ना ही आपको टाटा जैसा लोहा मिलने वाला है इसके। अब जो बात मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आपको शॉक भी कर सकती है, हो सकता है वीडियो कंट्रोवर्शियल भी हो जाए इस चक्कर में। मेरे पास है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो आपको कभी भी शोरूम वाले नहीं बताते। इसका माइलेज कॉस्ट क्या है, इसकी हाईवे परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल गाड़ी कैसी है, सारी 100% रियलिटी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस गाड़ी को लेके वो पूरे हो जाएंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मैं इस गाड़ी को दोबारा खरीदना पसंद करूंगा एज अ ओनर। 10,000 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट रिव्यू इस गाड़ी का देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो जो पहला सवाल आपके दिमाग में आता है वो है मेरी गाड़ी का जो वेरिएंट है और मेरी गाड़ी का मॉडल कौन सा है। तो मेरी है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस 2025 मैग्ना वेरिएंट, जिसके अंदर सीएनजी भी ऑप्शन मिलता है और पेट्रोल मिलता है। ठीक है, तो मेरी जो गाड़ी है वो पेट्रोल पर भी चलती है और सीएनजी पर भी चलती है। ठीक है, तो अगर आप मॉडल को लेकर कंफ्यूज है कि मैं कौन सा मॉडल यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ 2025 का मैग्ना वेरिएंट, जिसके अंदर मुझे सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है। मुझे डुअल सिलेंडर सीएनजी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसको लेकर हम इंडियन सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं, वो है गाड़ी का लुक और गाड़ी का फील। ठीक है, हम इंडियंस को सबसे ज्यादा यही पसंद होता है कि हम जब गाड़ी को लेकर रोड पे निकलते हैं तो हमारी गाड़ी कैसी नजर आती है लोगों को। ठीक है, लोगों का परसेप्शन क्या बनता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो इस चीज को लेकर i10 एकदम सही गाड़ी है। ठीक है, बाहर से अगर आप देखेंगे गाड़ी एकदम सिंपल और एकदम क्लासी डिजाइन मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई फैंसी कुछ नहीं मिलता Hyundai की गाड़ी के अंदर। आपको i10 के अंदर मैं बात करूँ एकदम सिंपल सा लुक है, अच्छा लुक है, जो क्लासी लुक सिंपल होता है गाड़ी के अंदर। एक कार जिस तरह नजर आनी चाहिए वैसी नजर आती है। रोड प्रेजेंस अच्छी है गाड़ी की। अगर आप देखेंगे तो अगर आप दूसरे लोग इस गाड़ी को जब आप देखना शुरू करेंगे तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि गाड़ी का लुक ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अब अगर इंटीरियर लुक की मैं बात करूँ तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी के इंटीरियर कैसे दिखते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर ही भी बैठा हूँ। तो इस तरीके से आपको गाड़ी के जो इंटीरियर है वो नजर आते हैं। ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफी अच्छा है गाड़ी का। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आप सीट्स को देख सकते हैं, सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग रूट पर जाने वाले हैं तो सीट्स आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल मिलने वाली है। एक सिंपल सा यहाँ पर आपको सिस्टम मिलता है। मेरा क्योंकि मैग्ना वेरिएंट है तो यहाँ पर सिर्फ स्टीरियो नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर आप ऊपर के वेरिएंट पे जाते हैं तो यहाँ पर टच स्क्रीन भी आपको मिल सकती है। मुझे सिंपलिसिटी पसंद है, मुझे सिर्फ स्टीरियो का काम है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ स्टीरियो वाला वेरिएंट ले रखा है। ठीक है, इंटीरियर ओवरऑल काफी क्लासी लगते हैं, सिंपल लगते हैं और अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज में कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स के बेसिस पे आप ये बात एकदम कंफर्म मैं आपको बता सकता हूँ ये बात कि आप मैग्ना वेरिएंट जो i10 का है या फिर कोई भी वेरिएंट अगर आप i10 का लेने वाले हैं तो लुक्स एंड फिनिश के मामले में बहुत ही अच्छी गाड़ी है। ठीक है, तो भाई जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इंडियन बायर्स के लिए वो होता है गाड़ी का माइलेज, कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में या फिर 1 किलो सीएनजी के अंदर हमें कितना किलोमीटर निकाल के देगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मानता हूँ, मैं भी इंडियन बायर हूँ, मेरे लिए भी माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइलेज की अब बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोई झूठ आपसे नहीं बोलने वाला हूँ, कोई फालतू की एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ाइएगा मत। मैं एक बात आपको सिंपल बता देता हूँ, जो Hyundai के जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनके अंदर अगर आप बहुत अच्छे से भी गाड़ी को चलाएंगे, जो 1.2 लीटर का इंजन जो मेरी i10 के अंदर लगा हुआ है, अगर मैं इसको बहुत अच्छे से चलाऊँ, स्मूथली चलाऊँ, तो भी पेट्रोल के अंदर मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं 18 से 19 का एवरेज मुझे देने वाली है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ, मैं लाइट फुट के साथ चलाता हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा एवरेज निकाल लेता हूँ गाड़ी से। तो मैंने इस गाड़ी से पेट्रोल के अंदर 18-19 तक का एवरेज हाईवे के ऊपर निकाल रखा है। ठीक है, मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ। हर किसी का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। गाड़ी की मेंटेनेंस आपने किस तरह कर रखी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा इस चीज़ पर भी डिपेंड कर सकता है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। तो मैं अपनी बात अगर पर्सनली करूँ, पेट्रोल के अंदर मैंने पर्सनली इस गाड़ी से 18-19 आराम से निकाला है हाईवे के ऊपर। अब जो बात मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आपको शॉक भी कर सकती है, हो सकता है वीडियो कंट्रोवर्शियल भी हो जाए इस चक्कर में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सीएनजी के अंदर इस गाड़ी के एवरेज का क्या सीन है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको बिलीव भी ना हो। मैंने सीएनजी के अंदर इस गाड़ी से कम 35 से लेकर 40 तक का एवरेज भी निकाला हुआ है। मैं कोई भी यहाँ पर हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियसली मन से ये बात बता रहा हूँ, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैंने ग्रैंड i10 नियोस के मैग्ना वेरिएंट से सीएनजी के अंदर 35 से 40 का एवरेज मैंने खुद निकाला है हाईवे के ऊपर। लेकिन उसकी कंडीशंस क्या क्या थी? पहली कंडीशन थी रोड एकदम अच्छी थी। ठीक है, कहीं पर भी बम्स नहीं थे, मेरी स्पीड बार कम नहीं हो रही थी, एक कांस्टेंट स्पीड थी 70-80 की। उसके अलावा दूसरा पॉइंट था कि मैंने गाड़ी की स्पीड को बार बार कम ज़्यादा नहीं किया। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। टायर प्रेशर मैंने एकदम सही रखा हुआ था। इस सब ये जो कंट्रोल कंडीशंस थी, यहाँ पर मैंने 80 के ऊपर गाड़ी को नहीं लेके गया मैं थ्रू आउट द ट्रिप। उसके अलावा एक और जो चीज़ थी वो थी कि मेरा ड्राइविंग स्टाइल बहुत सही था, मैंने बार बार ऊपर नीचे नहीं करी स्पीड। उसके चलते मुझे सीएनजी में 35 तक का एवरेज, 35 से 40 तक का एवरेज मैं आपसे बोलूँगा मैंने इस गाड़ी से निकाला हुआ है। अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं, गाड़ी को ठीक से मेंटेन करते हैं, तो सीएनजी वाला जो वर्जन है इस गाड़ी का आपको बहुत ज़्यादा फायदा देके जाएगा। बहुत बढ़िया माइलेज आपको ये गाड़ी सिटी के अंदर और हाईवे के अंदर निकाल के देगी। सिटी के अंदर सीएनजी में मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे पता है बार बार स्पीड कम ज़्यादा होती है, सीएनजी उतना काम का नहीं होता है। लेकिन अगर आप हाईवे पर जाते हैं, सीएनजी आपको बहुत सारा पैसा बचा के दे सकता है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की, गाड़ी की पावर की, गाड़ी की रोड प्रेजेंस की और किस तरीके से गाड़ी आपको रोड पर परफॉर्मेंस निकाल के देती है। देखो भाई,
Hyundai का जो है 1.2 लीटर का इंजन है, ये इतना स्मूथ है ना कि मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 100 की स्पीड पर भी हाईवे के ऊपर चल रहे होंगे तो भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी गाड़ी 100 पर चल रही है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इसी चैनल पर आप जाके देख भी सकते हैं, जहाँ पर मैंने हाईवे पर गाड़ी को चलाया हुआ है। गाड़ी बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। गाड़ी थोड़ी सी जो नीचे स्टैंड करती है ना, जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, वो चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा निकाल के देती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा हाईवे पर स्टेबल चलती है। पावर की अगर मैं बात करूँ, 1.2 लीटर का इंजन इस गाड़ी के सबसे बहुत अच्छा पावर निकाल के देता है पेट्रोल के अंदर। हाँ, अगर आप CNG पर सिटी के अंदर गाड़ी को चलाएंगे तो पावर थोड़ी सी कम आपको फील होगी, आपको लगेगा गाड़ी थोड़ी सी लैग कर रही है, जहाँ पर आपको पावर की जरूरत है वहाँ पावर नहीं मिलेगी। इसलिए ये चीज़ मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में भी आपको बताई थी कि अगर आप सिटी के अंदर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप इस गाड़ी को हमेशा पेट्रोल के ऊपर चलाया करें। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जब भी CNG का यूज़ करें वो तभी करें जब आप हाईवे पर चलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सिटी के अंदर इसका जो CNG वाला वर्जन है उसके ऊपर आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको गाड़ी में पावर हमेशा कम ही फील होगी इस गाड़ी के अंदर। अगर मैं गाड़ी के जो इंजन की रिफाइनमेंट की बात करूं, बहुत रिफाइंड इंजन है, आपको कभी भी ये फील नहीं हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा से पावर को पुश करना पड़ रहा है, इंजन आवाज़ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Hyundai की गाड़ियाँ इस मामले में बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप इसका जो इंजन की मैं बात करूँ, इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी, एकदम एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है इंजन की, बहुत स्मूथ इंजन है ओवरऑल। ठीक है, तो भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने वीडियो ओपन करी होगी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम जो गाड़ी लेने वाले हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत ऑनेस्टली आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ इस गाड़ी की। सबसे पहली प्रॉब्लम है सॉफ्ट सस्पेंशन। अगर आप किसी बड़े गड्ढे के ऊपर से इस गाड़ी को लेके जाने वाले हैं, आपको आवाज़ भी आएगी, ऊपर से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे बड़े गड्ढों के ऊपर इस गाड़ी को। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये गाड़ी शायद उस पर्पज़ के लिए नहीं बनी है। अगर आप गाँव की साइड रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपका गाँव में आना जाना होता है, ऐसी सड़कों पर जहाँ पर बहुत सारे गड्ढे वगैरह होते हैं, तो शायद ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, आप इस गाड़ी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है बहुत सॉफ्ट है, आपको फील कराएगा हर एक गड्ढे को। अगर एक एक गड्ढा, आपको छोटा सा भी गड्ढा अगर कोई होगा ना, तो आपको फील होगा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के कि हाँ मैं गड्ढे के ऊपर से निकल रहा हूँ। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी को लेने के बाद बस यही प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है। मुझे साल 6 महीने में 3-4 महीने में कभी कभी अपने गाँव में जाना होता है, वहाँ पर इसका जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार गाड़ी नीचे से हल्की फुल्की स्क्रैप भी हो चुकी है, हल्की फुल्की मुझे आवाज़ें आई हैं, गाड़ी स्क्रैप हुई है। अब मेरी तरह अगर आपका यूजेज है कि आपको 5-6 महीने शहर में चलानी है, मेट्रो एरियाज में चलानी है, जैसे मैं चलाता हूँ, मेरी गाड़ी मोस्टली NCR में चलती है, तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करनी पड़ी है ग्राउंड क्लियरेंस की। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली गाँव जाते रहते हैं, ऐसी सड़कों पर जाते रहते हैं, तो इसका जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करवाने वाला है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है इसका CNG वाला जो पार्ट है। मैंने आपको बताया मैं CNG में बहुत अच्छा एवरेज निकाल लेता हूँ, लेकिन अगर मेरी गाड़ी में पूरे पैसेंजर्स भरे हुए हैं, ऊपर से लगेज भी है, तो CNG के अंदर ये गाड़ी बहुत लैग करती है पावर को। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार गाड़ी खिंच नहीं रही है मतलब। तो अगर आप CNG पर इसको चलाने वाले हो, आपका पूरी गाड़ी भरी हुई है पैसेंजर से, पूरे 5 लोग बैठे हुए हैं, उसके ऊपर से लगेज भी है, तो शायद ये गाड़ी आपको थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील हो सकती है उस पॉइंट पर। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मुझे बहुत बेकार लगा, खासतौर पर मेरे मेगना वेरिएंट के अंदर, वो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ना होना। यहाँ पर हेडरेस्ट बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है। इसके चक्कर में कभी भी कंफर्ट को लेकर थोड़ा सा इशू आता है। ओवरऑल यही कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे इस गाड़ी में पर्सनली फील हुई हैं। इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे अभी तक 10,000 किलोमीटर में इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके सर्विस कॉस्ट और सर्विस एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो भाई मैं एक बात एकदम ऑनेस्टली बताने वाला हूँ, अभी मेरी गाड़ी के जैसे 10,000 किलोमीटर पूरे होने वाले, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 1-2 हफ्ते के बाद मैं सर्विस करवाने वाला हूँ 10,000 किलोमीटर पे। पहली जो मेरी 1000 किलोमीटर की सर्विस थी एकदम फ्री थी कम्प्लीटली। अभी जो सर्विस है वो भी ऑलमोस्ट फ्री है, उसमें लेबर चार्जेस नहीं है, बस जो इंजन ऑयल है वो उसका चेंज होगा, उसका थोड़ा बहुत चार्ज आएगा 1500-2000 रुपये। उसके अलावा कोई मेजर खर्चे मेरे नहीं है 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, 10,000 किलोमीटर पर जो सर्विस होने वाली है, वहाँ पर जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो एड ऑन्स आपको करने के लिए बोलेंगे। वो बोलेंगे आपका अलाइनमेंट भी हम थोड़ा फिक्स करके दे देंगे, AC ट्रीटमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मना कर देना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका अलाइनमेंट आउट हो चुका है या फिर AC में कुछ मेजर प्रॉब्लम आई है, तब तक आपको जो एड ऑन्स उनके लिए बिल्कुल मना कर देना। सर्विस सेंटर वालों का काम ही वो है कि वो आपको एड ऑन्स सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपको मना कर देना। 10,000 किलोमीटर पर मुझे नहीं लगता कोई खास खर्चा इस गाड़ी में आने वाला है। सिर्फ आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, बस ये वो मेजर खर्चे हैं जो 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे आने वाले हैं। अब इसके आगे जो 20,000 किलोमीटर पर जो सर्विस आएगी, तीसरी सर्विस जो इसकी होगी, उस पर कितना खर्चा आएगा उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आ जाऊँगा जब वो समय आएगा। ठीक है, तो भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी के कंफर्ट और गाड़ी के स्पेस के बारे में। देखो पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है इस गाड़ी की जो पीछे वाली सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मैं अपने पेरेंट्स को बैठा चुका हूं, मेरे पेरेंट्स की एज वही 45-50 के अराउंड है। उनको मैं लॉन्ग रूट्स पर भी अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा चुका हूँ, उन्होंने भी ये बात मुझे बोली है। तो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, कोई और ज़्यादा अगर कोई एल्डरली लोग हैं वो आपके साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे की सीट्स जो हैं इसकी। ठीक है, पीछे की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप देख रहे होंगे।
आराम से 3 लोग बैठ के जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी पीछे की सीट्स को लेके। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लगेज को लेके, तो क्योंकि इसमें CNG का जो सिलेंडर है वो लगे हुए हैं 2 सिलेंडर, तो थोड़ी सी बूट स्पेस कम हो जाती है, वो बात ऑब्वियस है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 बैग आप आराम से इसमें रख सकते हैं। आगे की सीट जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं ड्राइव ही करता हूँ मोस्टली, मैं बैठता बहुत कम हूँ इस गाड़ी में, मैं ड्राइव ज़्यादा करता हूँ इसको, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 500-600 किलोमीटर की ड्राइव मैंने एक बार में भी कंप्लीट करी है बिना कहीं पर रुके हुए। तो गाड़ी का कंफर्ट एकदम टॉप लेवल है। AC परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा इसका AC है, बहुत अच्छी कूलिंग करता है। इवन CNG के अंदर भी मुझे कभी इसका AC वीक नहीं लगा, तो AC की परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट है इस गाड़ी की। तो भाई अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका जो सेफ्टी है वो कैसी है इस गाड़ी के अंदर। देखो भाई, मेरा जो मैग्ना वेरिएंट है इसमें मुझे डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, मुझे ABS मिलता है और रिवर्स पार्किंग सेंसर मुझे इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम डिसेंट है। सेफ्टी वाइज ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ना तो ये मारुति जैसी एकदम वीक गाड़ियाँ हैं, ना ही आपको टाटा जैसा लोहा मिलने वाला है इसके अंदर। तो हंडे की गाड़ियाँ एक एवरेज स्टैंड करेंगे मेरे हिसाब से, एक एवरेज बिल्ड क्वालिटी आपको हंडे की गाड़ी से एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। पर्सनली मैं अपनी i10 की अगर मैं इसकी बात करूँ, एक डिसेंट सी मुझे बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है। जैसा कि मैंने बोला, बहुत वीक भी नहीं दिखती है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ठीक है। तो एक एवरेज बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी आप इसको बोल सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। हमारा जो फाइनल डिसीजन है कि भाई हाँ मैं बिल्कुल इसको लेना पसंद करूंगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है, अगर मुझे मेट्रो सिटीज़ के अंदर इस गाड़ी को चलाना है, जो कि मेरा पर्सनल यूज़ है, मैं अपनी गाड़ी को मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली NCR रीजन में चलाता हूँ, मेरे लिए ये गाड़ी एकदम कंफर्टेबल है, तो हाँ मैं इस गाड़ी को दोबारा लेना पसंद करूँगा। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई, अगर आप एक ऐसे इंसान है इसको बहुत ज़्यादा जो गाँव में जाता है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा लो एंड पे बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। ये गाड़ी है सिटी ड्राइविंग के लिए, अच्छे हाईवे ड्राइविंग के लिए, लंबे दूरी पे आपको हाईवे पर चलाना है, सिटी के अंदर आपको इसको चलाना है, CNG पे अच्छा एवरेज चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको एक अच्छी इकोनॉमी निकाल के दे, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ऐसी रोड्स पे जाते हैं जहाँ ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, आपको एक थोड़ा सा टाइट सस्पेंशन चाहिए, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए शायद नहीं बनी है। इसके अलावा अगर आप इसी गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं, ग्रैंड i10 नियोस को लेने का सोच रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट का वहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। कोई भी आपको डाउट है इस गाड़ी को लेके, कोई भी चीज़ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ऐसी ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने वाला हूँ, आप सबका सपोर्ट है, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इतना आगे पहुँच पाऊँगा, लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से मैं बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।